हेलो एवरीवन, आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं हमारा गोविंद पारेख का एक नया टॉपिक है ना। मैं जहाँ तक है मैं पहले आपको गोविंद पारेख ही कंप्लीट कराऊंगी, फिर देन हम एक संहिता एक लेक्चर में संहिता ले लिया करेंगे। सबसे पहले गोविंद पारेख कंप्लीट करेंगे। मैं अभी जो तैयारी करवा रही हूँ वो पूरा जो अपना कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले गोविंद पारेख के सबसे पहले जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कंप्लीट करेंगे, ताकि जो अपने एक दो क्वेश्चन आप लोगों को छूटते होंगे, क्योंकि आई होप सो जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने संहिता और सब्जेक्ट्स तो अपने अपने कोचिंग्स में या अपने कॉलेजेस में या खुद से प्रिपेयर कर लिए होंगे। पर जो एक दो क्वेश्चन अपन जो हम लोग सोचते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, वो इसमें कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी आपके गलत ना हो ना। जैसे आपका माइनस मार्किंग यदि एग्ज़ाम में है तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने कभी जीवन में एक बार उसको सुना हो या आपकी नज़रों के सामने से गया हो तो आपको याद रहता ही है ना। तो फिर तुक्का मारने में भी आपको हेल्प हो जाती है। कुछ भी ना हो उस बारे में कुछ नहीं है तो फिर नहीं कर सकता। तो हम लोग गोविंद पारेख के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देन हम लोग संहिता उठाएंगे जो एक एक है। सबसे पहले माधव निदान और फिर काश्यप, इस टाइप की संहिताएं मैं पहले करवाऊंगी, क्योंकि चरक वगैरह तो आई थिंक सभी पढ़ रहे होते हैं। फिर चरक है सुशुद्धि ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस बैंक पे आएंगे, ताकि आपके पास पूरा एक मेरा जो बेसिकली मोटिव है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं लोगों को दे पाऊँ। तो आई होप सो आप मेरे चैनल पर बने रहिए इन सब के लिए, और अपने दोस्तों से अपने जूनियर्स से प्लीज़ इस चैनल को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, ताकि मुझे मोटिव मिले कि हाँ लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो फिर अपना इनपुट देने में भी अच्छा लगता है ना। तो देखिए, आ जाइए, पहले पेज नंबर 502 है ये, ठीक है। 502 पेज नंबर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। इन पेजों में क्या है, जो लास्ट के बिल्कुल पेज हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक शुरू हो जाता है ना। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये कभी ना कभी किसी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है। मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं ना, वो आते हैं मॉडर्न के, ठीक है। आप मॉडर्न कितना ही पढ़ लो, जितना आयुर्वेद है उतना ही वास्ट मॉडर्न है। 2 सब्जेक्ट एक बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता, ये प्रैक्टिकल बात है ना। आप आयुर्वेद पे कमांड अच्छी रख सकते हो या मॉडर्न पे। तो आयुर्वेदा का तो भाई ना 80 से 85% यदि आयुर्वेदा पोर्शन आ रहा है तो ऑफकोर्स हम आयुर्वेदा पे अपना पकड़ करेंगे। बाकी जो 20% या 15% आता है मॉडर्न का, वो आपको इसमें से ये समझ लीजिए 50% का 80% इसमें से मिल जाएगा, है ना। तो जो अपने 15 क्वेश्चन में से ये समझिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन से मिल जाएंगे। आई थिंक मोर देन इनफ है ना। आप उतना आप हर्षमोहन पूरी नहीं पढ़ सकते हो, आप सैमुलिंगम पूरी या दोबारा से रिवाइज नहीं कर सकते हो, जो प्रॉफ टाइम में पढ़ा हो वो ठीक है। यदि बच्चे ने पढ़ा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ा है तो आप उसके 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो आप इनको मेरे साथ ही कंप्लीट करके चाहिए, ताकि आपकी बुक कंप्लीट हो जाए। एक सेल्फ संतुष्टि होती है ना, कि भाई हमने पूरी बुक पढ़ के गए हैं। तो वो, और गोविंद पारेख तो ये समझिए आयुर्वेद वालों के लिए एक वो है कि हाँ इसको तो ये तो मस्ट बुक है। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो AIPGT हो, चाहे वो MO हो, चाहे UPSC हो, है ना, चाहे कोई भी और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, CRA भी हो, या फिर अपना CAMO वाला हो, है ना, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, CHO वाला हो, या कोई अगर CCRS का जो एक एग्ज़ाम आया था वो हो, ये सब उसी में। इवन CCRS का जो क्वेश्चन आया रहा था ना, वो पंजाब 2017 का पूरा क्वेश्चन पेपर उठ के दे दिया था हमने, मतलब उनके सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुए थे क्वेश्चन के। तो गोविंद पारेख कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी एग्ज़ाम वाला इसको सामने रख के ही क्वेश्चन बनाता होगा। तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी अदर चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसको कवर करते हैं 2-3 दिन में, फिर हम सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, है ना। मैं गोविंद पारेख से ही सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी, ताकि आपका ये बुक कंप्लीट होता चले। फिर इसका क्वेश्चन बैंक भी हम लोग लेंगे, ओके। इसके अलावा आपको कुछ स्टार्ट करवाना हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए। अपने दोस्तों के साथ और जूनियर्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए कि हाँ आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, वेस्टिबुल फॉर्म बाय मिडिल पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये कहाँ की बात हो रही है, अपने ईयर,
ईयर की बात हो रही है। ईयर का जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का जो मिडिल पार्ट होता है उससे बनते हैं। ये कभी ना कभी कोई क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। गैंग्लियंस आर द नर्व आउटसाइड ऑफ द सीएनएस, है ना। जो गैंग्लियंस रहते हैं वो जो अपने सीएनएस नर्व का आउटसाइड पार्ट क्या कहलाता है, गैंग्लियन कहलाता है। आई थिंक सब इंग्लिश में कंफर्ट रहेंगे, यदि आप इंग्लिश या हिंदी में कंफर्ट हो तो वो भी बता दें। मैं कोशिश करूँगी कि जो दोनों लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों को समझ आए, है ना। सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग डोज। यदि कोई भी ड्रग डोज की यदि हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोशोलॉजी। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में आए हैं, है ना, तो सिर्फ इनको अपन वन लाइनर की तरह पढ़ लेंगे। CO2 आउटपुट पर मिनट कितना होता है, 160 to 250 cc, है ना। बाइल फॉर्मेशन ऑफ फीटल लाइफ स्टार्ट एट द एज ऑफ द 3 मंथ, ना 3 मंथ से क्या बाइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में। हिएटस हर्निया और सो डायफ्रामेटिक हर्निया। हिएटस हर्निया जो अपनी ईसोफेगस होती है ना, ये अपनी ईसोफेगस है, ये अपना स्टमक है। तो जब हिएटस हर्निया ये जो ऐसे निकल आती है तो उसको क्या बोलते हैं, हिएटस हर्निया। और इसको डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम लूज होने के कारण ही यहाँ से ऐसे निकल आती है, ठीक है। तो हिएटस हर्निया, इसको डायफ्रामेटिक हर्निया भी बोलते हैं। वाटर हैमर पल्स फाउंड इन एरोटिक रिगर्गिटेशन। कई बार ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। वाटर हैमर पल्स, ऐसा लगता है जैसे पानी में हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है। वाटर हैमर पल्स किस में पाई जाती है, एरोटिक रिगर्गिटेशन में पाई जाती है। हार्ट रेट इन द न्यू बॉर्न इज़ 120 to 140 पर मिनट, ठीक है। तो ये जो बड़ी हुई रहती हैं, डबल रहती हैं, याद रखना, न्यू बॉर्न में डबल रहती हैं एडल्ट से। कलेक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ब्लड इन द वेजाइना कॉल्ड हेमेटोकाल्पस। काल्पस जो होता है ना वो वेजाइना का ही एक सिनोनिम्स है। तो हेमेटो यानी ब्लड इकट्ठा होना, कॉल्पस यानी वेजाइना। तो जिस ऐसी वेजाइना जिसमें ब्लड इकट्ठा हो रहा हो, क्योंकि क्या हो, अपना जो होल रहता है ना, वो उसमें कवर रहता है, उसमें मेंस्ट्रुएशन ब्लड जाने के लिए हाइमन जो रहती है अपनी, हाइमन में एक होल रहता है ना, जो नेचुरली क्या होता है जिससे ब्लड बाहर जाता है। पर कई लड़कियों में, कई फीमेल्स में क्या होता है, वो जो हाइमन रहती है वो पूरी तरह ब्लॉक रहती है, तो उसके कारण जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड बाहर नहीं निकल पाता, वहीं इकट्ठा हो जाता है। फिर छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसमें इसमें होल बना दिया जाता है, पूरा आराम से निकलने लगता है। बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, कई में बहुत कॉमनली पाया जाता है ये, ठीक है। तो इस सिचुएशंस को क्या बोलते हैं, हेमेटोकाल्पस बोलते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोज एटोपिक प्रेगनेंसी इज अल्ट्रासाइनोग्राफी, है ना। एटोपिक प्रेगनेंसी आई थिंक सबको पता है, जो अपनी फ्लोपियन ट्यूब रहती है, ये यूट्रस है तो अपन ये ओवरी है ना, तो ये जो ट्यूब होती है ना वो फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। सबसे पहले ओवम यहाँ से आएगा, स्पर्म यहाँ से आएगा कुछ दिन तक, है ना। अपना जो एम्ब्रॉय है वो आपके फ्लोपियन ट्यूब में रहता है, देन वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। पर कई फीमेल्स में क्या होता है, एटोपिक में यहीं इम्प्लांट हो जाता है, एटोपिक में। तो क्या हो जाता है, ये जब तक बढ़ेगा, अब ट्यूब है भाई कितना बढ़ सकता है, फिर ये फट जाती है जिससे ब्लडिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें तुरंत ट्यूब पूरी ही निकालनी पड़ती है। इसलिए जो सबसे शुरू 2 वीक की जो सोनोग्राफी होती है ना, वो एटोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए ही होती है, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी होती है, एटोपिक प्रेगनेंसी खतरनाक काम है। कॉलरा इज़ अ रोमेटिक फीवर, ठीक है, प्रेजेंट करें। कालरा किस में पाया जाता है, रोमेटिक फीवर में पाया जाता है। रेनिंग अ हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय द किडनी कंट्रोल ब्लड प्रेशर, है ना। रेनिंग, ये जो अपना रेनिन फर्स्ट सिस्टम भी एक्टिवेट होता है ब्लड प्रेशर में। तो जो रेनिन हार्मोन्स है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कहाँ पाया जाता है, किडनी में। टाइम ऑफ द एडम स्टॉक सिंड्रोम इज़ 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड में एडम स्टॉक सिंड्रोम आ जाता है। स्वर्ण भंग सीसी में लगता है, सीसी में कहाँ पाया जाता है, कूपीपक्व रसायन है ये, कूपीपक्व रसायन है, तो ये सीसी में कहाँ पाया जाएगा, तल में, ठीक है। स्वर्ण भंग। धान्य अभ्रक में धान्य की मात्रा 1/4 रखते हैं। रस समुच्चय ने संभाग बताइए, ठीक है। फिर कटफल का प्रयोजांग क्या होता है, कटफल का प्रयोजांग उसकी त्वचा होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर इज हेपेटोमा। इन ईसीजी डिप्रेस पी वेव फाउंड इन आईएचडी, है ना। देखो ईसीजी PQRST, फिर यू भी होती है, हाइपरकैलेमिया में वैसे नॉर्मली नहीं पाई जाती। तो जो डिप्रेस, ये क्या होता है, उठी हुई रहती है, ये
आर्ट्रियम का अपना वो बताती है, ठीक है। ISD में स्टमक हार्ट डिसीज़ में ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है तो ये ऊपर नहीं जाएगी, क्या जाएगी, नीचे जाएगी, क्योंकि ब्लड रुक के आ रहा है। तो डिप्रेस पी वेव किस में पाई जाएगी, स्टमक हार्ट डिसीज़ में, ठीक है। फिर अगला देखिए IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टेड डिवाइस, ठीक है, रजस्त्राव के तुरंत बाद, जैसे आपका कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी IUCD का एक बहुत अच्छा फॉर्म है जो आज भी यूज़ होता है। मेंस्ट्रुएशन के तुरंत बाद इसको करते हैं, ऐसा बोलते भी है ना कि मेंस्ट्रुएशन के बाद योनि मुख खुला रहता है, इसलिए कॉपर टी अपन को उसी में लगाना है, तभी अपन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर पाएंगे। तो रजस्त्राव के तुरंत बाद लगाते हैं। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि IUCD का सबसे भयानक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग, बीच में भी महीने के बीच में भी ब्लीडिंग होने लगती है तो फिर निकालना ही पड़ता है, जिनको सूट नहीं करता, ऐसे बोलते सूट नहीं हुआ। डायरिया इज़ ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, डायरिया। डोज ऑफ द जेंटामाइसिन इज़ 80 mg/d, जेंटामाइसिन UTI में यूज़ करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक है ये, 80 mg/d यूज़ करते हैं। क्लोरोक्विनिन ऑल्सो यूज इन रूमेटिक अर्थराइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरोक्विनिन वैसे किसकी मेडिसिन है, आपकी मलेरिया की है, पर किस में यूज़ की जाती है, रोमेटिक अर्थराइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रैंक्विलाइजर इज ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड पाल्पिटेशन, जो भी जितने भी सेडेटिव होते हैं या जितने भी डिप्रेशन वाली दवाई होते हैं उन सबका एक साइड इफेक्ट होता है कि मुंह में जो होती है ड्राइनेस होती है और पाल्पिटेशन है ना, खुद की धड़कन खुद ही महसूस होना। सेजाइटल सेक्शन डिवाइड बॉडी इन द राइट एंड द लेफ्ट पार्ट, ये जो बॉडी है उसको ये सेजाइटल हुआ और ये कोरोनल हुआ, ठीक है, सिंपल याद रखो। कोरोनल सेक्शन कैसे डिवाइड करता है, डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, तो ये है, ये कोरोनल सेक्शन हुआ ऐसा, ठीक है, ये इसको इधर से काटते, तो ये कौन सा हो गया, डॉर्सल वेंट्रल। लाइट लेफ्ट में कौन सा डालता है, आपका सेजाइटल, ठीक है। किस संस्कार के असम्यक होने पर बच्चों में मन्यस्तंभ हो जाता है, तो कर्ण भेदन संस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कर्ण भेदन के असम्यक हो जाने पर क्या हो जाएगा, आपका मन्यस्तंभ रोग हो जाएगा। नियोनेट के प्रथम दिन आक्षेप आने का कारण हो सकता है एफेसिया, उसको ब्लड सप्लाई नहीं हुई, ऑक्सीजन सही से नहीं मिली, तो क्या हुआ, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहनी, जिसके कारण उसको क्या आने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं, आक्षेप आने लगते हैं। तो बर्थ एफेसिया जो रहता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है। लाक्षा तेल का रोग अधिकार ज्वर में है, लाक्षा तेल से अभ्यंग सूती का रोग में भी बताइए। रस लिंग की स्थापना पूर्व में आग्नेय कोण में करते हैं। मेघा स्मृति कांति नाम यव मायु प्रकर्ष बलेंद्रिय नाम किस रसायन के लिए कहा गया है, तो च्यवनप्राश के लिए, मतलब च्यवनप्राश मेघा स्मृति कांति आयु प्रकर्ष और बल और इंद्रियों को प्राप्त करता है, उसको च्यवनप्राश में। कौन से गुल्म में अग्निकर्म करते हैं, कफज गुल्म में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अति तेजस शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है, तो अति तेजसा प्रयोग दग्ध के लिए कहा गया है। पाचकांश कार्य करता है धातु स्तर पर। उत्फुल्लिका यानी निमोनिया रोग का वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। महापद्मक नामक विसर्ग त्रिदोषज व्याधि बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पन्ने पे